चलो दोस्तों, नाउ विल एंटर इन थर्ड पार्ट। अभी थर्ड पार्ट क्या है वो देखते हैं। पहले शेयर करता हूं मैं आपको। थर्ड पार्ट है रियल इस्टेट। फिर आए पहले we'll see the first we'll see the PPT of RERA, then we'll see the RERA law also, RERA Act। ये बहुत अच्छा फील्ड है। ये फील्ड में अगर प्रैक्टिस करेंगे ना ग्राउंड लेवल पे, तो रेरा के केसेस, रेरा ट्रिब्यूनल के बाद कंज्यूमर फोरम में आता है मैटर, नेशनल कंज्यूमर फोरम से फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है। कुछ कुछ मैटर बीच में 226 227 हाई कोर्ट में भी जाता है। रिट पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट में आता है ये सारा। तो प्रॉपर्टी लॉ भी एक अच्छा है। मेरा तो लाइकिंग का है प्रॉपर्टी लॉ। और मोस्टली जो नए लॉयर रहते हैं ना, वो क्रिमिनल लॉ में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि सबसे आसान क्रिमिनल लॉ है और सबसे टफ प्रॉपर्टी लॉ रहता है। A person who is a master in property law is a real talented lawyer. So see, the Real Estate Regulation and Development Act 2016, RERA Act. Introduction. This act was enacted on 25th March 2016, effective from 1st May 2017. Regulates the real estate sector, protect consumer interest. Objectives. एक मिनट, आपको खुला है क्या? देखता हूँ। हाँ, खुला है, बराबर आपको दिख रहा है। Objectives: increase transparency, regulate and promote real estate, protect home buyers and boost investment. होम बायर का प्रोटेक्शन एक बहुत अच्छा केस लॉ है, जिसमें होम बायर का प्रोटेक्शन हमारे सुप्रीम कोर्ट में ही करके दिया है। अब बताऊंगा मैं आपको आगे। एप्लीकेबिलिटी applies to residential and commercial real estate. Applies, this RERA is applied to residential and commercial real estate. Covers new and ongoing project without completion certificate. Covers new and ongoing projects without completion. जो नए प्रोजेक्ट है या जो चल रहे हैं, ये भी रेरा के अंतर्गत आते हैं। हाँ, लेकिन उसमें एक स्क्वायर मीटर का कंडीशन है। प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, जो रेरा के अंडर प्रोजेक्शन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने पड़ता है ना, तो मैंडेटरी फॉर द प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर और 8 यूनिट, इससे ज्यादा 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी आप डेवलप कर रहे हैं, या 8 यूनिट से ज्यादा 9-10 यूनिट ऐसे डेवलप कर रहे हैं, देन रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। प्रमोटर मस्ट डिस्क्लोज प्रोजेक्ट डिटेल्स। प्रमोटर ने प्रोजेक्ट डिटेल डिस्क्लोज करना चाहिए। प्रायर रजिस्ट्रेशन बिफोर एडवर्टाइजमेंट और सेल। एडवर्टाइजमेंट शुरू करने के पहले, सेल तो सपोज एडवर्टाइजमेंट के बाद लोग शुरू करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट शुरू करने के पहले ही रेरा का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इसलिए काफी ये रेगुलाइज हुआ है रेरा के कारण। नहीं तो ये मैटर, इस पे तो बहुत सारे फ्रॉड होते थे, बहुत सारे फ्रॉड। एजेंट रजिस्ट्रेशन, एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन रेरा में करना पड़ता है। रियल एस्टेट एजेंट मस्ट रजिस्टर्ड यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, मस्ट कंप्लाई विथ रेरा रूल्स। डिस्क्लोजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी रखना है। डिस्क्लोज क्या करना है? प्रोजेक्ट डिटेल्स अपलोडेड ऑन रेरा पोर्टल। रेरा पोर्टल के ऊपर आपका प्रोजेक्ट डिटेल देना है। इसलिए कोई भी अगर आप बोलता है वो भाई रेरा रजिस्टर्ड वगैरह वगैरह ऐसा बोलता है, तो भी अगर क्रॉस कंफर्मेशन करना है तो आप रेरा के पोर्टल पे जाके उसको क्रॉस कंफर्म कर सकते हैं।
या रोरा के कार्यालय में जाके उसको क्रॉस कंफर्म कर सकते हैं, भाई ये प्रोजेक्ट सही में रजिस्टर हुआ है नहीं हुआ है। रियल रियल टाइम अपडेट फॉर बायर, बायर के लिए रियल टाइम अपडेट्स भी मिल जाता है। लेआउट, अप्रूवल्स, फिनेंशियल डिस्क्लोज वगैरह सब कुछ इसमें ट्रांसपेरेंसी में आता है। एडवांस एंड फंड रेगुलेशन, सो मैक्सिमम 10% एडवांस बिफोर एग्रीमेंट। रेरा के रूल के अनुसार बिल्डर लोग 10% मैक्सिमम एडवांस ले सकते हैं बिफोर एग्रीमेंट। 70% ऑफ फंड्स इन एस्क्रू अकाउंट, जो भी वो फंड्स बाहर से लेते हैं वो एस्क्रू अकाउंट जैसा कोर्ट में डिपॉजिट कर किया जाता है, सेफ रहता है पैसा, वैसा एस्क्रू अकाउंट जो रहता है वो एस्क्रू अकाउंट में सेफ रहता है पैसा। 70% फंड्स एस्क्रू अकाउंट में डालना चाहिए। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है बिल्डिंग का, ए स्टेज हो गया, बी स्टेज हो गया, सी प्लिंथ तक हो गया, प्लिंथ के आगे दीवारें खड़ी हो गई, तो वो हिसाब से फिर वो एस्क्रू अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। नहीं तो पहले क्या रहता, रेरा नहीं था तो कोई बंधन नहीं था, तो पूरे के पूरे पैसे ले लेते और किधर तो भी शेयर मार्केट में लगा, जुए में लगा, इधर लगा, हार जाते थे पैसे, डूब जाते थे, कुछ कुछ फ्रॉड भी करते थे और भाग जाते थे। और फिर बायर का कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, सब हवादिल हो जाते थे। ऐसे बहुत केसेस दिल्ली में हुए हैं, बहुत केसेस मुंबई में हुए हैं, पुणे में हुए हैं, हर जगह पे हुए हैं। But now, due to the RERA's control, advance fund regulations, 70% of fund in escrow account में चाहिए। जैसे जैसे आप बिल्डिंग कंप्लीट करेंगे वैसा वैसा you can withdraw the escrow account fund. Used only for construction and land. ये पैसा आप कंस्ट्रक्शन के लिए, लैंड के लिए यूज कर सकते हैं, शेयर मार्केट में डालने के लिए, सट्टा करने के लिए। मैं एक पर्सनल एडवाइस दूं दोस्तों आपको, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, एसआईपी में या इसमें, लेकिन सच बताऊं आपको कि जहां पे सट्टा है, जहां पे नसीब से पैसा मिलता है, ये इसकी तरफ कभी कभी भी अट्रैक्ट ही नहीं होना, बिल्कुल नहीं अट्रैक्ट। इन्वेस्टमेंट बोल के आप शेयर लो, लेकिन डेली ट्रेडिंग में मत जाओ, बर्बाद होते हुए मैंने देखे हैं। मेरे घर के, मेरे फैमिली के लोग भी, मैंने बड़ाढ्य लोग बर्बाद होते हुए देखे। सो मेहनत करो, मेहनत से प्रैक्टिस जमाओ, अपना काम बनाओ, आप फंड बनाओ, और सोना लेते रहो, चांदी लेते रहो, रियल एस्टेट लेते रहो, प्लॉट लेते रहो, और आप शेयर मार्केट में भी पैसा डालो। ऐसा पैसे का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करो, लेकिन सट्टे में मत लगो। बस फिर सट्टे में नहीं लगेंगे ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको कंगाल होने का कभी 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 प्रसंग नहीं आएगा। देन कंप्लीशन एंड लाइबिलिटी, रेरा एक्ट के अनुसार टाइमली डिलीवर रिक्वायर्ड, टाइमली डिलीवरी रिक्वायर्ड है। अगर टाइमली नहीं डिलीवर करता है तो फिर वो बिल्डर ने क्या कॉम्पेंसेशन देना है वो बायर को वगैरह, वो सब क्लियर कट लॉ में दिया है। डिले, कॉम्पेंसेशन, रिफंड, डिले अगर होता है तो कॉम्पेंसेशन देना है या पैसा रिफंड करना है। रेरा ज्यादा डिले हो जाता है तो रेरा में जाओ, रेरा में अप्लाई करो, रेरा सुनवाई करती है, सुनवाई करने के बाद रेरा ट्रिब्यूनल एक तो कॉम्पेंसेशन देने के लिए बोलेगा या फिर पूरा के पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ रिफंड करने के लिए बोलेगा, और विथ योर कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सूट्स। देन 5 years डिफेक्ट लाइबिलिटी फॉर स्ट्रक्चरल इशू, ये काफी लोगों को मालूम नहीं है ये पॉइंट, कि रेरा का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद सोसाइटी फॉर्म हो गया, सब हो गया, और उसके बाद अगर 5 साल में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट निकलते हैं तो भी दैट बिल्डर इज लायबल। 5 year डिफेक्ट लाइबिलिटी फॉर स्ट्रक्चरल इशू। स्ट्रक्चरल इशू, जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो पिलर्स वगैरह पूरा स्ट्रक्चर करते हैं, उसकी इशू, इसके इशू में अगर कुछ 5 साल में होता है तो फिर बिल्डर इज लायबल। लीगल कंप्लायंस, प्रमोटर मस्ट एंश्योर्ड क्लियर टाइटल, प्रमोटर के पास टाइटल क्लियर चाहिए। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टी कैसी लगती है, 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगर 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है ना तो डायरेक्ट 50 करोड़ का पेनल्टी लगेगा उसको। अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट भी होता है, अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट होता है। अथॉरिटीज अंडर रेरा, रेरा के अथॉरिटीज अंडर, स्टेट वाइज रेरा अथॉरिटी है, देन रेरा अपीलेट ट्राइब्यूनल है, देन एडजुडिकेशन ऑफिसर है जो कॉम्पेंसेशन एडजुडिकेट करके देता है।
राइट्स ऑफ होम बायर्स, राइट टू इंफॉर्मेशन। होम बायर का राइट है कि कंस्ट्रक्शन कहाँ तक आया, क्या आया, कहाँ तक आया, कहाँ तक पहुंचा, कब दे रहा है, ये सब पूछने का उसको राइट है। और जवाब देना ये होम प्रमोटर का लाइबिलिटी है। टाइमली पोजीशन, टाइमली पोजीशन लेना, इट इज द राइट ऑफ होम बायर। रिफंड फॉर डिले, फ्रॉड, ये भी उसका राइट है। और प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल्स एड्स, गलत तरीके से अगर कोई बिल्डर ऐड करता है, ऐड में ये दिया है लेकिन एक्चुअल में उसने दिया ही नहीं है, कोई चीजें उसने ऐड में बताई थी एक एक ये थी, लेकिन उसने एक्चुअल में दी नहीं, तो फिर आप तो भी आप उसको आप खींच सकते हैं कोर्ट में। एक पहले उसको नोटिस दो, नोटिस देने के बाद अगर वो शाना हो जाता है, आपको कंपेंसेशन दे देता है तो मैटर खत्म। नहीं होता है तो आप रेरा में जा सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ रेरा, रेरा कानून का इम्पैक्ट का हुआ, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आ गई, रिड्यूस्ड फ्रॉड एंड डिले, फ्रॉड कम हो गए, डिले कम हो गया, बायर कॉन्फिडेंस इंप्रूव्ड, बायर का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, रेगुलेटेड बिल्डर्स बिहेवियर, बिल्डर का बिहेवियर रेगुलेट हो गया। और इसके केस लॉज, दो मैं केस लॉज दे रहा हूं यहाँ पे। पायोनियर अर्बन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019, ओके, इसमें the Supreme Court upheld the constitutionality of the Insolvency and Bankruptcy Second Amendment Act 2018. This amendment included allotee, मेनली ये पढ़ना है, allotee, ये amendment में allotee home buyer within the definition of financial creditor under the Insolvency and Bankruptcy Code, granting them to the right, granting them the right to initiate insolvency proceeding against defaulting real estate developers. अगर 1 करोड़ के आगे आपका डिमांड है तो आप इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, या 100 बायर इकट्ठा के भी होम बायर इकट्ठा के कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, फिर अपने आप ही सीधा हो जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ साथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हूँ, आई हैव क्लियर दैट एग्जामिनेशन, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कोर्ट का। इसके लिए मैं कुछ काफी कंपनी का लिक्विडेटर होता हूँ, आईआरपी होता हूँ, आईपी होता हूँ, इसके कारण भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच आ जाता है। अभी क्या होता है, कोर्ट में लड़ते 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 लीगल नॉलेज काफी आ गया है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना, ये मुझे इंसॉल्वेंसी के प्रोफेशन से डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पे आता है। और जब हम ये लेते हैं ना फ्री लीगल कैंप, फ्री लीगल गाइडेंस कैंप, ये फ्री लीगल गाइडेंस कैंप के कारण भी ग्राउंड लेवल के जो प्रॉब्लम्स है वो हमको समझ में आते हैं, ये फायदा होता है। न्यूटेक प्रमोटर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस केस में क्या दिया है, द केस clarified several key aspects of the act, including the retrospective application of RERA, the scope of authority given to individual members of the RERA authority. तो RERA Act is retrospectively effective। दो टाइप के इफेक्ट, कोई भी लॉ पास होता है ना तो इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होता है, unless and until it is mentioned there in law, it is retrospectively affected। प्रोस्पेक्टिव बोले तो जिस तारीख से हुआ है लॉ एप्लीकेबल वहां से आगे लगेगा, पीछे नहीं लगेगा। लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है पीछे की भी लगे, अगर कुछ अनकंप्लीट प्रोजेक्ट है तो उसको भी रेरा एप्लीकेबल हो गया रिट्रोस्पेक्टिव, ये लॉ के कारण, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट है। तो हमारे पास लॉ दो टाइप के, एक स्टैट्यूटरी लॉ और दूसरे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अलग है, प्रेसिडेंट अलग है। प्रेसिडेंट मींस लीगल प्रिंसिपल, लीगल acumen of that particular judge in that particular judgment। अभी कंक्लूजन इसका है, मेजर रिफॉर्म फॉर रियल एस्टेट, देन प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर राइट्स, देन प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन, ये प्रमोट हुआ है। अभी 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको अभी इसका बेरेक भी बता देता हूं अरेरा का। ये देखो अरेरा, मैं शेयर करता हूं। हो गया शेयर, आपको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं।
देखिए ज्यादा बड़ा हो गया, ये ठीक है। सी चैप्टर 1 एज यूजुअल प्रिलिमिनरी, 2 सेक्शन है। चैप्टर 2 में रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट, रियल इस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट। तो रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन और एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, ये दोनों का रजिस्ट्रेशन का ये चैप्टर 2 है, ये याद रखना। इसको सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 10 तक किया है। और चैप्टर 3 जो है फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स, प्रमोटर के फंक्शन एंड ड्यूटीज क्या है, ये सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 18 तक है। देन चैप्टर 4 है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज, ये सेक्शन 19 है। अलॉटीज का ड्यूटी है, बायर का ड्यूटी क्या है। देन चैप्टर 5 रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज में फिर सेक्शन 20 से लेके 40 तक है, बराबर। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, फिर इसका ये चेयरपर्सन कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं। तो ये कॉमन पब्लिक को एप्लीकेबल नहीं है, इसको क्या के लेना है, ना लॉयर को लेना देना है। हाँ, ये इनका चेयरपर्सन का या जो रेरा के जो जजेस रहते हैं, जिसको हम मेंबर बोलते हैं, वो मेंबर का कोई सर्विस मैटर का इश्यू है, ये है वो सुप्रीम कोर्ट तक आता है, तब हम ये रूल्स रेगुलेशंस ये नीचे के सेक्शन देखते हैं। नहीं तो पब्लिक के लिए जो है ये यही सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक तो रजिस्ट्रेशन रेरा में कैसा करना, या एजेंट का रजिस्ट्रेशन कैसा करना, ड्यूटीज हमारी क्या है, राइट्स हमारे क्या है, बस ये अगर इंफ्रिज होते हैं तो कोर्ट में जा सकते हैं, रेरा कोर्ट में। बाकी ये कोर्ट के अधिकारी के लिए है, जो अधिकारी वहां पे काम करते हैं उनके लिए ये सेक्शन है। और जनरल एडवाइजरी काउंसिल है, सेंट्रल, सॉरी जनरल नहीं, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, केंद्र सरकार ने एडवाइजरी काउंसिल का उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसा होता है, क्या होता है, सेक्शन 40, 41 में, 41, 42 में दिया है। देन चैप्टर 7 में रियल इस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल, रियल इस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल का गठन कैसा किया, क्या किया, ये भी ज्यादा कोई रिलेवेंट नहीं रखता है, लेकिन एज ए लॉयर बोल के थोड़ा आपको मालूम चाहिए उसका प्रोसीजर वगैरह। तो ये लगभग 43 से लेके 58 सेक्शन है दोस्तों इसका। देन दिस चैप्टर 8 ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशंस। ओके, सो ऑफेंसेस, पेनल्टी एंड एडजुडिकेशन जो है ये सेक्शन 59 से लेकर 72 तक है। ये जरूर पढ़ना है, ये कॉमन आदमी ने भी पढ़ना है, सब में पढ़ना है, बिल्डर ने तो जरूर ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम, लफड़ा करने के बाद क्या पनिशमेंट मिलने वाली है, पेनल्टीज वगैरह कैसे मिलेगी, ये सब कुछ यहाँ पे दिया है। पनिशमेंट फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 3, पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4, पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ऐसा सब कुछ दिया है। देन चैप्टर 9 में है फाइनेंस, अकाउंट, ऑडिट एंड रिपोर्ट्स। देन मिसलिनियस जो है ये इसमें 92 तक है, और यहाँ से कानून चालू है। ये भी होमवर्क के लिए है, आप इसका भी स्टडी अच्छा करके रखो। चलो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।